हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी के आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर के अंदर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत थ्योरी ऑफ आइसोसेसी भू संतुलन का सिद्धांत जो है उसका अध्ययन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर इस पे क्वेश्चन हमेशा बनते आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी इसे बनते आए हैं कि पृथ्वी पर जो है संतुलन किस प्रकार बना रहता है। जो पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, उनके मध्य जो है संतुलन किस आधार पर बनता है, उस उससे संबंधित ये सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत है वो दो वर्ड जो है आइसोसेसी। आइसोसेसी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, और उसका तात्पर्य है स्टेट ऑफ बीइंग इन बैलेंस और इक्वल स्टैंडिंग या इक्वोपोज। एक समस्थिति की स्थिति जो है वो आइसोसेसी कहलाती है। जो थ्योरी ऑफ जो आइसोसेसी है ये मूलतः इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान का कॉन्सेप्ट है। और ये जो थ्योरी है दो मुख्य शक्तियों, थ्योरी ऑफ बाउंसी और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर है। नाउ इट इज़ द स्टेट ऑफ ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम बिटवीन द अर्थ क्रस्ट, जो पृथ्वी का ऊपरी पपड़ी का वाला भाग है, और आंतरिक भाग जो है वो आंतरिक परत, जो आपने पिछले लेक्चर से पढ़ा था, पृथ्वी की परतें सियाल सीमा निफे या मेंटल, ऊपरी कोर इनर मेंटल वाला पार्ट करा था, उस हिसाब से पढ़ा था। तो जो ऊपरी परत है और जो मेंटल जो परत है, उस पे जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक स्तंभ स्थिति जो देखने को मिलती है उसे संबंधित है। क्योंकि ऊपरी जो परत है, क्रस्ट जो है, द क्रस्ट फ्लोट्स एट एन एलिवेशन दैट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द डेंसिटी। ये निचली परत के अंदर जो है तैर रही है, और ये किस प्रकार से बैलेंस बनाती है इसी से संबंधित है। इट इज़ द आइडिया दैट द लाइटर क्रस्ट मस्ट बी फ्लोटिंग ऑन द डेंसर अंडरलाइंग मेंटल। क्या है कि अपने घनत्व देखा था कि पृथ्वी के भाग में अंदर अंदर जाते हैं तो ऊपर से आंतरिक भार की ओर घनत्व में वृद्धि होती जाती है। तो आंतरिक परतों का घनत्व अधिक है और ऊपरी परतों का घनत्व जो है वो कम है। अभी मैंने डिस्कस किया था कि आपसे किया था कि पृथ्वी पर जो है वो पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, मैंने कहा था ये आकृतियाँ पाई जाती हैं, और इन आकृतियों पर जो है एक समस्थिति पाई जाती है, आश्वस्ति से मिलती है ताकि ये संतुलित की स्थिति बनी रहे। ये जो इस संबंध में जो पहला कार्य जो देखने को मिलता है वो 1735 ईयर 1935 में वोगर ने एंडीज पर्वत के अभियान से प्रारंभ हो गया था। तथापि समस्थिति आइसोसेसी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले अमेरिका की भूगर्भविदा सीई डटन, ये नाम स्टूडेंट ध्यान से रहे कि इससे समझ, डटन का कंट्रीब्यूशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ने सन 1889 1889 में किया। और डटन महोदय का मुख्य उद्देश्य था कि भूतल के असमान भागों में बने हुए संतुलन को दर्शाना था। उनका यह मत था कि भूतल पर स्थित पर्वत, पठार, मैदान तथा समुद्री तली के नीचे स्थित पदार्थों का भार बराबर होता है, और डटन के अनुसार ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम और नीचे धंसे हुए भागों का घनत्व अधिक होता है। अभी इनके बारे में दोनों बेस पे अध्ययन पढ़ेंगे। इस प्रकार विभिन्न स्थलाकृतियों के नीचे एक एक सीधी रेखा, लेवल ऑफ कंपनसेशन, अर्थात तो उस पर जो है ये उसके ऊपर जो है इनमें ऊंचाइयां अलग अलग मिलेंगी, उसके नीचे जो है वो एक समान है। और इसके संबंध में भी विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है कि ये जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है ये एक रेखा के रूप में है या एक पट्टी के रूप में है, ये अलग अलग मिलेगा। विभिन्न इस प्रकार विभिन्न स्थलाकृतियों के नीचे एक सीधी रेखा पर भार बराबर होता है। इस सीधी रेखा को समदाब तल, लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर, समतोल तल, आइसोस्टैटिक बैलेंस या क्षतिपूर्ति, लेवल ऑफ कंपनसेशन, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग नामों से मिलेगा, और इससे संबंधित भी जो है अलग अलग विचार मिलेंगे और उनमें भिन्नता में देखने को मिलेगी। नो, वो मैंने अभी किया था कि जो हिस्ट्री का वही है, डटन का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी किया। डटन से ही ये जो है सिद्धांत जो है आगे प्रारंभ आगे बढ़ता है। जो इस संबंध में जो है विभिन्न जो विद्वान हैं, जो उन्होंने जो है वो समस्थिति को परिभाषित करने के लिए अपने ढंग से की है। इसमें दो, हॉम्स का कंट्रीब्यूशन फिजिकल ज्योग्राफी में, अपन थ्योरी ऑफ हॉम्स अब आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। स्टीयर्स का जो है
स्टीयर्स ने समस्थिति के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन होता है वहाँ पर बराबर धरातलीय क्षेत्र के नीचे पदार्थ का समान द्रव्यमान होता है। थ्योरी ऑफ एस्टेसी। दूसरा जो होम्स की परिभाषा आती है, समस्थिति भूपटल के विस्तृत भूखंडों के बीच पाई जाने वाली संतुलन की वह अनुरूप स्थिति है जो विभिन्न ऊंचाइयों तक उभरे हुए भूतल पर पर्वत श्रेणियों, पठारों, मैदानों अथवा महासागर सी फ्लोर के नीतल के रूप में फैले हुए हैं। ये सारी की सारी मैंने कहा था कि ये आकृतियां धरातल पर पाई जाती है, इनके अंदर संतुलन पाया जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है और भारत के संदर्भ में आ गया कि ये इस सिद्धांत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सिद्धांत का विचारधारा कहाँ से प्रारंभ हुई। सन 1854 में भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के निदेशक सर जॉर्ज एवरेस्ट की संरक्षकता में गंगा और सिंधु, ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का डिमार्केशन चल रहा था, भारत में का सर्वेक्षण चल रहा था, और जिनके नाम पर एवरेस्ट चोटी का नाम भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ने कुछ आधारों पर बिंदु स्थापित किए जिनके द्वारा जो है इन स्थानों की दूरियां मालूम की। ये आधार बिंदु दो मेथड थे, वन इज अ ट्रायंगुलेशन मेथड जो गणना कर रहे थे दो स्थानों की, इसमें आएगा कल्याण तथा कल्याणपुर। एक ट्रायंगुलेशन विधि से जो है वो दोनों स्थानों के ट्रायंगुलेशन और एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय निरीक्षण के द्वारा जो है इन दोनों की जो है अक्षांश और देशांतरों की गणना कर रहे थे। तो गणना इन दोनों विधियों के अंदर जो है वो एक अंतर देखने को मिला। यहीं से ही जो है भारत में जो है वो इस विचारधारा को काफ़ी प्रबलता दी गई, और दोनों विधियों के जो ट्रायंगुलेशन मेथड एंड जो एस्ट्रोनॉमिकल मेथड है, इनसे कल्याण तथा कल्याणपुर यूपी वाला पार्ट है, उत्तर प्रदेश वाला पार्ट, इन दो क्षेत्रों की जो गणना की, इन दोनों की जो बीच का जो माप का अंतर था वो 5.236 सेकंड्स का अंतर आया। और ये जो अंतर था कैलकुलेशन आप देख रहे हैं कि ट्रायंगुलेशन मेथड से जो कैलकुलेशन की वो ये थी, और खगोलीय विधि से जो कि वो इस फॉर्म में है। तो दोनों का जो अंतर जो मिलता है वो 5.236 देखने को मिलता है। और ये अंतर जो है इससे संबंधित ये अंतर क्यों आ रहा है, ये अंतर नहीं आना चाहिए, और इसी अंतर को जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट्स बनेगा, ये कहलाती है आकर्षण की असंगति, ग्रेविटी अनोमली, ये ऑब्जेक्टिव कहलाती है। और ये इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, और कुछ ने कहा कि ये हिमालय जो है अपने, क्योंकि ये क्षेत्र जो है हिमालय के काफ़ी समीप है, तो हिमालय जो अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और जो नदीप का जो मैदानी भाग था उस आधार पर कहा गया कि उसका जो है वो दोनों के घनत्व में अंतर हो सकता है। अच्छा, इस संबंध में जो पहला सिद्धांत जो आता है यहाँ से वो आता है सर जॉर्ज एरी का। दो सिद्धांत स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे, और इन दोनों के अंदर सर एरी का सिद्धांत पढ़ेंगे और प्राट का। एग्जामिनेशन में पॉइंट हूँ जिससे एरी के सिद्धांत पे इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाता है शॉर्टकट कि एरी द्वारा भूसन्निधि के सिद्धांत के विस्तार से व्याख्या कीजिए, या प्राट के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, या क्वेश्चन बन जाता है कि एरी और प्राट के सिद्धांत की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। ये इस फॉर्म में बनता है, तो आपको दोनों को एक तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। और जैसा कि एरी का जो सिद्धांत आएगा वो अकॉर्डिंग टू हिम द क्रस्ट रिलेटिवली लाइटर मटेरियल, और इन्होंने माना कि जो ऊपरी परत है वही एरी का वही था, 3 परत प्रणाली है, और 3 परत प्रणाली के अंदर ऊपरी परत जो है वो उसका घनत्व तो कम है, निचली परत का घनत्व तो अधिक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। और इन्होंने माना कि हिमालय का जो है वो हिमालय जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो अंदर की जो गहरी जो परत है जिसका घनत्व तो अधिक है उस पर तैर रही हैं। जिस प्रकार एक नाव जो है पानी के ऊपर तैरती है और उसका एक भाग ऊपर रहता है, 9 भाग पानी के अंदर सबमर्ज रहता है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये जो आता है ये तैराव के नियम, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पर आधारित है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि एरी का सिद्धांत जो है किस नियम पर आधारित है। नौ एरी के सिद्धांत में जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार और मैदानी जो भाग है वो इनका सबका घनत्व जो है एक समान है।
और परंतु इनकी जो गहराई है उनमें अंतर पाया जाता है, ये एरी ने माना। जो भाग जितना ऊंचा होगा वो उतना ही गहराई में अपनी जड़ रखेगा। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि एरी जो है वो 3 परत प्रणाली के अंदर विश्वास रखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत हल्के पदार्थों से बनी है, डिस्कस किया। इस परत में सिलिका तथा एल्युमिनियम भारी पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए सियाल कहा। अपने पहले ही पढ़ा हुआ है पृथ्वी की आर्थिक संरचना के अंदर। और इस जिसके नीचे की जो परत है जो है उसका जो दूसरी परत जो है वो सीमा परत है, और जिसमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम है, जिसका घनत्व जो है ऊपरी परत से अधिक है, सियाल से अधिक है। और निचली जो परत है वो आखिरी जो वो है वो दैट इज अ कोर एरिया, जिसका घनत्व जो है सबसे अधिक है। जैसे अपने डिस्कस किया था कि ऊपरी परत जो है निचली परत के अंदर जो है तैर रही है, और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एरी ने रखा था। अर्थात इनका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से में ये एक कोटेशन के रूप में भी आ सकता है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस, समान घनत्व परंतु गहराई में अंतर। ये एक हाइपोथेसिस बनाया और उसे सिद्ध किया, उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मैदान, पठार, पर्वत श्रृंखलाएं और सागर तली सबका घनत्व समान होता है, परंतु जो जितना ऊंचा होगा वो आंतरिक भाग में उतना ही उसका अधिकांश भाग जो है आंतरिक समाहित होगा। परिणामतः वो एक संतुलन की स्थिति बनती है। स्टूडेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस फॉर्म में भी बन सकता है कि समान घनत्व और गहराई में अंतर के सिद्धांत को विस्तार से व्याख्या कीजिए। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड द वेरिंग थिकनेस, इसे सिद्ध करने के लिए एरी ने क्या किया कि एरी टुक सेवरल पीसेस ऑफ आयरन ऑफ वेरिंग लेंथ, अलग अलग, या आप लकड़ी के टुकड़ों भी कर सकते हैं, और उसे जो है एक बर्तन में डुबोया तो वो अपने आकार के आधार पर जो है अंदर जो है वो समाहित होते हुए चले गए। लकड़ी के टुकड़ों को भी जब अलग अलग आकार के टुकड़ों को जब एक पानी में डुबोएंगे तो अपने आकार के आधार पर लकड़ी के टुकड़े जो है पानी में डूबते हुए चले जाएंगे। और इस आधार पर एरी ने व्याख्या की कि जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है तो उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, तो जो जितना ऊंचा होगा वो तो अधिकांश डूबा रहता है। इसी प्रकार हिमालय की भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है और उसका अधिकांश भाग नीचे काफी गहराई तक डूबा हुआ है। ये वास्तव में साधारण तैराव का सिद्धांत है, मैंने अभी डिस्कस किया। ये लॉ ऑफ फ्लोटिंग के अंदर जाएगा, क्वेश्चन बनेगा। और इसे जल में तैरते हुए, जैसे हिम की जो आइसबर्ग्स हैं वो पानी में तैरते हैं तो उसका अधिकांश भाग जो है पानी के अंदर डूबा रहता है। हिमशिलाओं जब पानी में तैरती है उनका मात्र एक भाग ऊपर, 10 में से एक भाग पानी के ऊपर रहता है, 9 भाग जो है पानी के अंदर समाहित रहता है। और विभिन्न विद्वानों ने भी यही इस संबंध में जोलिगा आता है कि ऊपरी परत जो है अंदर सबस्ट्रेटम में तैर रही है और नीचे सबस्ट्रेटम का क्योंकि घनत्व अधिक है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई जो 8,848 मीटर है। कुछ अभी क्योंकि हिमालय अपनी ऊंचाइयां ग्रहण कर रहे हैं तो इस पे कुछ बुक्स में ये 50 से मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, मगर ऑथेंटिकली अभी जो एनसीईआरटी बुक्स में आ रहा है वो 8,048 ही अभी आ रहा है मीटर है। इस पर्वत को संतुलित बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई 9 से गुणा किया। 9 से गुणा करने के बाद 76,392 मीटर तक स्थल में समाहित है, ये माना। ये इस आलोचना का वो बनेगा, बिंदु ही बनेगा कि मैंने अभी डिस्कस किया आपको, पानी के अंदर जो है लकड़ी के टुकड़ों को जो जितना ऊंचा होगा वो उतना ही पानी के अंदर डूबता हुआ चला जाएगा। अर्थात पर्वतीय भाग सबसे ऊंचे है तो उसकी जड़ नीचे मिलेगी, जो भाग जितना नीचे है उसका उतना ही गहराई कम मिलेगी। ये मूल सिद्धांत है एरी का। मगर इस सिद्धांत की जब आलोचना आती है तो इस साधारण के अनुसार माउंट एवरेस्ट मैंने अभी डिस्कस किया कि होना चाहिए तो जड़ इतनी गहराई है, और अपन ने पढ़ा है कि आंतरिक भाग में जो है हर 32 मीटर के बाद 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती जाती है। और ये वृद्धि जो है मतलब इतनी गहराई पर जो है वो चट्टानें
क्योंकि तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि चट्टानें कठोर अवस्था में रह ही नहीं सकती। जब चट्टानें कठोर अवस्था में रह ही नहीं सकती तो हिमालय की इतनी गहराई जड़ें होना संभव नहीं है। ये एरी के सिद्धांत की आलोचना का मुख्य बिंदु पड़ता है। दूसरा जो सिद्धांत आता है वो प्राट का सिद्धांत है, वो इसी आलोचना पर आधारित है और इसे ही मॉडिफाई करके बनाया गया। थैंक यू।